Friends, my name is Manish Kumar Shivare. Welcome to this platform, and here I will teach RAC, refrigeration and air conditioning, dynamics also. And I'm also ex-educator of an academy, and I have more than 9 years of teaching experience in GATE, ESE, and engineering also in several institutes, बहुत सारे institutes में. I also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018. And I have done my MTech from NIT Hamirpur, Himachal Pradesh. And multiple times I scored GATE. Now, this is my the contact address, virtual address. So you can contact me at here. And this is about the syllabus. अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है वो आपका मेनली जो है वो आपका बीटेक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है जो आपके थर्ड ईयर में, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में थर्ड ईयर में ही आरएसी होता है. तो थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आपका अभी यहाँ पे नंबर ऑफ सेशन आने वाले हैं. तो उनका जो सिलेबस है, अगर मैं बात करता हूँ AKTU की, तो ये जो सिलेबस हमने लिया है ये AKTU के सिलेबस से लिया हुआ, और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस होते हैं वो स्लाइटली चेंज होते हैं. और इस सिलेबस में आपका IES और गेट का भी सारा आ जाता है, ठीक है ना. और जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ड्यू टू ये कोरोना थोड़ा सा सारे सेशन लेट चल रहा है. तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी आफ्टर अ वीक यहाँ पे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सेशनल एग्ज़ाम या कई जगह मिड टर्म कहते हैं. वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट्स आने वाली है, ठीक है ना. अगर मैं AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा तो वहाँ पे शायद 1 से 1.5 यूनिट आने वाली है आपकी. और वहाँ पे जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरीके से है, जो सिलेबस लिखा हुआ है. देखो, यूनिट 1 जो है वो आपका एक्चुअली इस तरीके से इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में आपका आ जाता है कि जो आपका RAC होता है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. जो आपका थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपने सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ है, उसका एप्लीकेशन सब्जेक्ट होता है RAC. ओके, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आने वाला है. उसमें आपका रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल क्या होती है. रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल अभी हम डिटेल में सारा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. तो मतलब ये आप देखो, ये आपका फर्स्ट यूनिट है. और अगर आप सिंसियर हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, या आप लोड नहीं लेना चाहते हैं, तो आप समय के साथ चीज़ों को ख़त्म करते हुए, कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. पहले आपको सिलेबस प्रॉपरली याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस कंटेंट है. कहीं ना कहीं इससे एक हिडन कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट यूनिट है, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेशन मशीन क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल. यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जैसे हम AC खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं 1.5 टन का AC, 2 टन का AC, 1 टन का AC. ये जो टन है ये आपका 1000 किलोग्राम नहीं है, ठीक है ना. ये टन आपका रेफ्रिजरेशन यूनिट होता है. कई लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि 1.5 टन का AC मतलब उसका वेट 1.5 टन है. ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना. एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल. आपका जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सिंपल बूट स्ट्रैप. तो ये रीजनरेटिव, रिड्यूस्ड एम्बिएंट, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, ठीक है ना. ये कंप्लीट मतलब ये तो आपको कंप्लीट करना ही करना है बिफोर आपका जो भी आपका कमिंग सेशनल आ रहा होगा या मिड टर्म आ रहा होगा, ठीक है ना. उसके बाद आते हैं, ये सेकेंड यूनिट है आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. सेकेंड यूनिट इज ऑल्सो वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, वेरी लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. यहाँ पे आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना. इसका डेरिवेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप गेट और ESE की बात करेंगे तो शायद थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो कुछ भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपका वर्किंग है और आपका डायग्राम है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना. फिर आते हैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामेट्रिक सॉल्ट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना. सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन, TS और PH डायग्राम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. COP क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है COP का ऑन पैरामीटर, ठीक है ना. मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP ऑफ सिंपल साइकिल, सुपर हीटिंग, सब कूलिंग. ये आपके वो टर्म है जिसकी वजह से आपकी साइकिल की COP या आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना.
फिर थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट में मल्टीपल। तो आप देखो ऐसे समझो कि फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन था, सेकंड में आपका वीसीआरएस आ रहा है, यहाँ पे थर्ड में आपका कम मल्टीपल वीसीआरएस आ रहा है, मल्टी स्टेज वीसीआरएस। मतलब आपका जो कंप्रेसर लगेगा वो नंबर ऑफ कंप्रेसर लगेंगे, एक नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसी में आपका वेपर ऑब्जर्वेशन भी आ गया। देखो वेपर ऑब्जर्वेशन क्या होता है डिटेल में डिस्कस होगा आगे, ठीक है ना। बस आप अभी सिलेबस समझो कि सिलेबस देखो याद जरूर होना चाहिए। आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यूनिट वाइज स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो भी अभी स्लाइड्स आ रही है। यूनिट 1 का अलग स्लाइड है, 2 का अलग स्लाइड है, 3 का अलग स्लाइड है, ठीक ना। तो यूनिट वाइज आप स्लाइड का वो ले लो। उससे क्या होता है, स्लाइड से कंफर्म रहता है कि ये टॉपिक इस यूनिट का है, इस एग्जाम के सिलेबस में है, इस एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम जब अभी डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करके डिस्कशन करेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरीके का आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके का लेके आएगा वो भी होता है। ये आपका यूनिट 4 है। यहाँ यहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट्स की बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, आपके कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके बाद कूलिंग टावर की बात करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 में। 5 में अगर हम आते हैं तो ये देखो आपको ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन 5 जो है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम आरएसी की बात करते हैं, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर इसके एप्लीकेशन और उसके यूटिलिटी की बात करें, उसका वेटेज की बात करें कि गेट और एसी में कितना होगा, या पीएसयू वगैरह में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आरएसी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आने वाला है वीसीआरएस, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी की पूरी एक यूनिट हो गई है, ठीक है ना। और दूसरा आता है आपका साइकोमेट्री। साइकोमेट्री जो है ये साइकोमेट्रिक, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पूरे आरएसी के। तो अगर आप आरएसी पढ़ रहे हैं तो इस पे इतना जोर दें कि मतलब कोई क्वेश्चन रह नहीं जाए, ठीक है ना। मुझे पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आपका होता है ऑप्शनल होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हर एक यूनिट से 2-3 पार्ट छोड़ के चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप जो यूनिट कंप्लीट करें उसको एकदम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ भी छोड़े नहीं। तो वो वीसीआरएस और साइकोमेट्री वही आपके यूनिट्स है जिसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। गॉट इट। अच्छा, अब आता है यूनिट 6 की। यूनिट 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एयर कंडीशनिंग। अभी देखो हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे थे, अब आते हैं एयर कंडीशनिंग में। जो आपके घर पे एसी होता है, ठीक है ना, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कैसे कैसे एसी होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। अब हम आरएसी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो एसी और कूलर में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता है कि अगर आप कूलर की बात करें तो आप अगर नॉर्थ रीजन में है तो आप मई के महीने में कूलर यूज़ कर सकते हैं, जून में भी कूलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या होगा, जैसे ही आप अगस्त पे जाओगे तो आप देखोगे कि कूलर यूज़ नहीं कर पाते। तो कूलर जो यूज़ नहीं करते तो वो क्या करते हैं, एसी प्रेफर करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। बोलते हैं ना कि कूलर से ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज हो जा रही है। ये क्या है ह्यूमिडिटी? दैट इज द साइकोमेट्री टर्म, दैट इज द साइकोमेट्री टर्म। तो कूलर और एसी में क्या डिफरेंस हुआ, क्यों हुआ? तो जब आपकी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तब आपको एसी की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तब आपको एसी की ज़रूरत होती है। क्या डिफरेंस है एसी और रेफ्रिजरेटर में? एसी में जो मिनिमम टेम्परेचर है हम 16 रखते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो मिनिमम टेम्परेचर है हम -5, -6, -8 ऐसे रखते हैं, तभी तो आपकी बर्फ फ्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइकोमेट्री में आने वाला है, क्योंकि साइकोमेट्री का इतना एप्लीकेशन है। आप सराउंडिंग में जहां भी एयर देख रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द डिस्कशन ऑफ साइकोमेट्री। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि विंटर में फॉग कहाँ से आता है। रेफ्रिजरेटर से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं तो उसकी आउटर सरफेस पे पानी कहाँ से आ जाता है, वाटर होता है ना, गीली हो जाती है बोतल है ना थोड़ी देर में, तो ये कहाँ से आता है। आप अगर मैं बात करता हूँ एक वाटर का सपोज है टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप एक टॉवल लेके आए जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ही उस टॉवल को डिप किया आपने, मतलब एक वेट क्लॉथ, गीले कपड़े का टेम्परेचर हमेशा वाटर के टेम्परेचर और कपड़े के टेम्परेचर से कम होता है। तो ये ठंडा कैसे हो गया?
है ना। सपोज दैट अगर वाटर आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे छत की टंकी से लेके आ रहा है एकदम गर्म पानी बेहतरीन वाला, और आपने वो क्या कर दिया, एक टॉवल या कपड़ा को क्या कर दिया, डिप कर दिया, तो जैसे ही आप निकालते हैं तो वो गीला होता है ना, उसका टेम्परेचर कम होता है। भाई टेम्परेचर कम कैसे हो गया? और टेम्परेचर अगर आपको लगता है कि नहीं कम होता है, तो आप देखते होंगे कि जो मतलब जो पहले जो दूध देने वाले होते थे, वो अपनी साइकिल में मेटल का वो डब्बा वब्बा टांगते थे, है ना, उसको कवर कर रख के रखते थे। कई बार हमने देखते थे कि जो बोरा होता था उसको गीला कर लेते थे, या किसी भी तरीके के कपड़े को गीला करके उसको रैप कर लेते थे। ये क्यों करते थे? उन्हें भी पता है कि वो क्या होता है कि जैसे ही आप गीला करते हो तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की एयर और सराउंडिंग के वो जो आपका वाटर है इससे कम होता है। ये सारे हैं कि ये सारी चीज़, अब देखो वो दूध के डब्बे वाला बेचारा साइकोमेट्री नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, आपके जितना काबिल नहीं था कि वो एडमिशन ले बीटेक करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पता है कि हम ऐसा करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो साइकोमेट्री आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आपकी 6 यूनिट है, 6 की 6 यूनिट यहाँ पे कवर कराई जाएगी। ये आपका टेक्स्ट बुक है एज पर योर सिलेबस, तो ये टेक्स्ट बुक अच्छा है और कोई डाउट नहीं। ये जो आपकी अरोरा की है, ठीक है ना, मैग्रा हेल्थ पब्लिकेशन की है, ये आपकी गेट और ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बुक है। मतलब सिलेबस का आपको सब कुछ मिलेगा इसमें, इवन मैं बोलूँगा इस सिलेबस के साथ साथ उस एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी बुक है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि सॉफ्ट कॉपी इजीली अवेलेबल हो जाती है आजकल, ठीक है ना, तो आप सॉफ्ट कॉपी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर बुक परचेज नहीं कर पाते हैं। ओके, दिस इज द एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है और प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो आप लोग थर्ड ईयर में आ चुके हैं, समझदार हो गए हैं। तो मैक्सिमम मार्क जो 100 नंबर का होता है आपका आरएससी का पेपर, 3 घंटे मिलते हैं आपको। यहाँ पे 3 यूनिट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सॉरी 3 पार्ट होते हैं, यूनिट नहीं, यूनिट तो पूरी 6 होने वाली है। ये क्या है? ए में, पार्ट ए में यूनिट 1 और यूनिट 2 से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 4 होंगे। और 4 में से आपको क्या करना है, एनी 3 कोई से भी 3 अटेंड करने हैं, और उन तीनों के मार्क्स होंगे 10, तो आपके होगा कितने, 30। ऐसे ही आपका बी में, बी में क्या होगा, आपका थर्ड और फोर्थ से आने वाला है। जो बी में होगा वो आपका थर्ड एंड फोर्थ इधर से आने वाला है। इसमें भी आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 हो जाएंगे, और 4 में से 3 करने हैं। तो अगर आप इसमें एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और 2 आधी करते हैं, तो आपको लगेगा कि आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 तब भी हो जाए। तो इसीलिए पहली दूसरी पूरी करो। देखो, पूरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वालिफाई करो, बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है ना। बीटेक करने के बाद सबको जॉब भी चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए, है ना। तभी सारे 1 2 3 4 5 वाले सपने पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 पता है ना, एक वाइफ, 2 बच्चे, 3 BHK, 4 व्हीलर कार, ठीक है ना, 5 डिजिट सैलरी एंड 6 डिजिट सेविंग, मतलब 6 डिजिट आपका जो सेविंग मनी है वो इस तरीके से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 वाले सपने तभी पूरे होते हैं जब आप सिर्फ क्राइटेरिया के बात नहीं करते हैं, कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बोला थर्ड फोर्थ में भी ऐसे ही कुछ है, और देयर शुड बी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 5वीं और 6वीं यूनिट से 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 6, 6 में से आप कोई से भी 4 कर लो, है ना। यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं कि आप अगर एक यूनिट पूरी तरह रट लो और एक आधी रट लो तो आराम से आप 4 कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये 5th और 6th यूनिट थोड़ा सा लेंदी भी है। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न में डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मतलब ये है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों पता होने चाहिए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, किसी भी PSUs के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी गेट ESC के लिए, तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। आप कभी भी एक वेल मतलब सक्सेस पर्सन जो भी होते हैं ना, जो आपके आइडियल होते हैं या नोन होते हैं, जो अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, जिनके आप फॉलोवर हो जाते हैं,
उनसे आप डिस्कस करें, आपको पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंस नोटिस और इसमें कि जो भी सारे क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम जो सब पार्ट होते हैं वो 4 ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक क्वेश्चन के 10 पार्ट आपको, क्योंकि हो सकता है दिमाग में हो कि इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके 10 पार्ट हो और सब के नंबर एक एक हो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसका यही मतलब है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। क्लियर है। अगर इसमें किसी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेफ्रिजरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेफ्रिजरेशन। तो ये ऐसा नहीं है कि अब आपका ये एक नंबर में आने वाला है। अभी क्या बोल रहा है, सब पार्ट आपके मैक्सिमम 4 होने वाले हैं। या तो ये आएगा 2.5 नंबर का, जिसमें से जैसे क्या होगा, क्वेश्चन आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग 4 पार्ट्स, ठीक है ना। तो 4 पार्ट्स में आप अच्छे पार्ट दिए होंगे तो रेफ्रिजरेशन भी एक टर्म हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अभी रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन इज द रिमूविंग ऑफ हीट। ये जो है आपका दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, ऑफ रिमूविंग हीट। अच्छा देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना, पूरा डेफिनेशन टाइप नहीं किए हैं, लेकिन हम बोलेंगे प्रॉपर। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी पहले उसका मीनिंग समझो। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, ठीक है ना। अभी आप बोल दो कि रिमूविंग हीट, मान लो सपोज दैट मैं, ये पेन है, ये मेटल का है और मैंने इसको फर्नेस पे रखा, इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको वाटर में डिप किया, तो मतलब क्वेंचिंग प्रोसेस हुआ। तो क्वेंचिंग इज ऑल्सो अ कूलिंग प्रोसेस या रिमूविंग ऑफ हीट प्रोसेस। तो रेफ्रिजरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि रेफ्रिजरेशन is the process of removing heat from the space which is to be cooled below the surrounding temperature। आप रेफ्रिजरेशन की हेल्प से जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ऑफ द सब्सटेंस या ऑफ द स्पेस। कई बार अब देखो आप इन्हें एसी लगाया तो आप किसका टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं, रूम का, मतलब स्पेस का। आपने रेफ्रिजरेटर लगाया, आप किसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, वाटर बॉटल का टेम्परेचर। तो ये आपका सब्सटेंस हो गया। तो आप सब्सटेंस या स्पेस का टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं बिलो द सराउंडिंग। अगर आपने ये टर्म यूज नहीं किया तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अभी रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड एंड मेंटेन बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। नोट करके लिख लो। while cooling, while quenching is an example of cooling, but the surrounding, but it can be cooled above or equal to the surrounding temperature। ये नोट था, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए। आप चाहें तो अच्छा, एग्जाम में एक बात और बता दूं, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ राइटिंग की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर नहीं करना। वे ऑफ राइटिंग की वजह से आपका कम से कम नहीं तो 10% नंबर इधर उधर हो जाता है। मतलब अगर आपका वे ऑफ राइटिंग अच्छा है तो आपका जहां 70 मार्क्स मिलना था वहां आपको 70 की जगह 80 मार्क्स भी मिल सकता है, ठीक है ना। और जहां अगर आपको 10% इंक्रीज हो रहा है तो मतलब समझ रहे हो, अगर उन बच्चों के लिए जिनका राइटिंग खराब है और उनका एवरेज चल रहा है 63%, ऐसे करके मतलब 60 to 70 के बीच में, वो डायरेक्टली 10% इंक्रीज करके जा सकते हैं 73, मतलब 10% तक, जस्ट बिकॉज ऑफ वे ऑफ राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइटिंग का मतलब क्या, जब आप डेफिनेशन लिखते हैं इंप्रेसिव होना चाहिए, इंप्रेसिव। जब नहीं ये समझ में आता तो आप पता क्या करें, किसी उन अपने स्टूडेंट्स का देखें जिनकी राइटिंग अच्छी है और मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है ना, उनका भी देख लें। जिनकी सिर्फ राइटिंग अच्छी होती है, लिखते कुछ भी नहीं फिर भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, है ना। तो डेफिनेशन के साथ साथ आप जैसे लिखें नोट, लास्ट में नोट लिख देते हैं तो काफी इंप्रेसिव हो जाता है। डायग्राम, डायग्राम में अगर आपने चीजों को ज्यादा इलेबरेट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको लिखने के लिए समय बच जाता है ना भाई। एग्जामिनर क्या होते हैं ना, अभी मैं मतलब एकदम फ्रैंकली भी फ्रैंक बता देता हूँ, जब एग्जामिनर कॉपी खोलता है तो उसे सबसे पहले डायग्राम पे नजर जाती है। अगर डायग्राम आपने गलत बनाया तो उसको लगता है कि जो आपने इतना बड़ा लिखा है ना 1.5 पेज में, उसमें गलत, कहीं ना कहीं गलती ही है। तो वो 10 मार्क्स में आपको 4 नंबर दे के चलते बनते हैं। अगर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता तो 10 में से 0 भी मिलते हैं। अगर डायग्राम में सब कुछ बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम में,
फिर आपने जो रिटन वर्क है उसमें कुछ कुछ लिखा है, इलेबरेट किया है, कंप्लीटली नहीं किया, तो आपको फिर भी वो कंटेंट देख के वो 10 में से आपको 8 नंबर दे देते हैं। तो कहाँ आपको 4 नंबर मिलने वाले थे, कहाँ आपको 8 नंबर मिले। इवन मैं कहता हूँ कि सपोज दैट, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने सब कुछ अच्छा लिखा, सिर्फ वे ऑफ राइटिंग की बात है, डायग्राम भी आपने पहले से बनाया था, तो हो सकता है आपको पहले 6 मिलने वाले थे, अभी 8 मिल जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम से कम 10% मार्क इंक्रीज होते हैं। तो ये 10% लगता नहीं कि 10% होता है, जब ये बाद में डिग्री आती है ना, परसेंटेज मार्कशीट आती है, तब इसकी वेटेज समझ में आती है। तो हमेशा वे ऑफ राइटिंग को इंपॉर्टेंस दो, प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस कैसे होती है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए 1-2 बार, और डायग्राम में चीज़ों को जितने अच्छे से इलेबरेट करो उतना बेहतर। अब जैसे मैं इसी में हूँ, रेफ्रिजरेशन का भी चाहे तो हम डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ सपोज दैट कि ये डायग्राम है, लो डायग्राम हो गया, आपने बोला दिस इज द रेफ्रिजरेशन मशीन, रेफ्रिजरेटिंग मशीन, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा है, वर्क ले रहा है। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। और ये क्या कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है टू द हायर टेम्परेचर, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। और हीट रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, और जो यहाँ पे आपका डिजायर है दैट इज द लोअर टेम्परेचर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो T2 है दैट विल बी लेस देन T इनफाइनाइट, T इनफाइनाइट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो हो गया ना, आप देखो डेफिनेशन यहाँ पे हो गई ना। डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, डेफिनेशन हो गई, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, मतलब Q2 की बात कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द स्पेस, ये फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड, दैट इज द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर, बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। डेफिनेशन हो गई आपकी। तो जितना बेहतरीन तरीके से आप डायग्राम में, अब ये सपोज दैट आपने डायग्राम बनाया और ये जो लास्ट में सर्कल में लिखा हुआ, अगर ये आपने लिख दिया ब्रैकेट में, मान के चलो अगर ये 2 नंबर का है तो पूरा 2 मिलने वाला है, 2.5 का है तो पूरा 2.5 मिलने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना दो, डेफिनेशन नहीं लिखो। कंटेंट इज ऑलवेज कंपल्सरी इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है ना। वहां आपका गेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा है कि आपको पता है आपने टिक करना है, ठीक है ना, लिखना है, यू विल हैव टू राइट हियर। क्लियर है। अगर देखो फिर से किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज जरूर पूछो आप, ओके।